I. Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in. Today is 2nd of December 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर। हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी है 182 मीटर। ज्ञानपीठ अवार्ड हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड होता है, लिटरेरी अवार्ड होता है, प्राइज होता है गिवन बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया। आज के सवाल है सेफोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी होता है, तो सेफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट। द जुडिशरी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव अंडर विच आर्टिकल। Which one article was inserted by the Constitution for implementation of goods and services tax? कौन सा एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? Who was the provisional president of Constituent Assembly in India? Which amendment of Indian Constitution replaced the right to property from fundamental right? पहले ये एक फंडामेंटल राइट होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटाया गया। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये हुआ? और अभी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है राइट टू प्रॉपर्टी की, ये भी आप बताइए। सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है पैंडर, मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना। ग्रेटिफाई और इंडल्ज समथिंग लाइक इमोरल और डिसटेस्टफुल डिजायर है, सो दैट इज दिस इंडल्ज, ग्रेटिफाई, सेटिस्फाई। क्लैमरस का मतलब होता है बड़ा कोलाहल है, नॉइज है, लाउड नॉइज है, मेकिंग अ लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइज। नॉइजी, लाउड, वॉसिफेरस जैसे कि पार्लियामेंटेरियंस। टेंटामाउंट मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू, समान है। इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस टू और वर्चुअली द सेम, वन एंड अदर, इक्वल टू। इयोलॉजी का मतलब होता है प्रशस्ति, प्रशस्ति, प्रशंसा करना। Speech or piece of writing that praises someone or something highly, typically someone who has just died. तो डिफंक्ट का मतलब होता है no longer existing और functioning. Certain laws हैं वो डिफंक्ट हो गए, organizations डिफंक्ट हो गई हैं. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Vocabulary अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है। देन आज के टॉपिक्स हैं ओमाइक्रॉन स्केयर, ग्राउंड्स इंटरनेशनल फ्लाइट प्लान, जीएसटी कलेक्शन डेटा आया है, नंबर्स आर गुड, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, वैट है, दिल्ली पेट्रोल, गिफ्ट सिटी इंडिया की फर्स्ट ग्रीन फील्ड सिटी। देन दिस इज IUCN रेड लिस्ट, पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर, एडिटोरियल टेक है, इससे रिलेटेड एक सवाल देखेंगे। दिस इज रोड टू रिकवरी, मैन्युफैक्चर्ड रिफ्यूजी क्राइसिस है, एरर्स ऑफ जजमेंट, दीज मैनी एलिफेंट्स। विंटर नॉर्थ इंडिया में इस बार वार्मर देन नॉर्मल होगा, ये प्रिडिक्शन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। इंडिया ने ज्वाइन किया है G20 का ट्रायोका विद इंडोनेशिया एंड इटली। देन एंश्योर कोड ऑफ एथिक्स इज फॉलोड ऑन सोशल मीडिया, यूरोपियन यूनियन का प्लान, बोन ऑफ कंटेंशन, परचेजर मैनेजर इंडेक्स, इससे रिलेटेड डेटा और उसके इन्फ्लेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वी विल हैव अ टॉक। देन एक्सपोर्ट डिप हुआ है, फिस्कल डेफिसिट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और जनरल कंसेंट क्या होता है, विल हैव अ टॉक। जुडिशियल पुशबैक है, ड्रैकोनियन लीगल रिजीम, दिस इज UAPA. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, the Hindu. सो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है ओमिक्रॉन स्केयर ग्राउंड्स इंटरनेशनल फ्लाइट प्लान। कुछ ही दिन पहले न्यूज़ आ रहा था कि इंटरनेशनल जो फ्लाइट है उसमें नॉर्मलसी लाना ज़रूरी है, ओपन कर रहे हैं हम इंटरनेशनल ट्रैवल को। और फिर आ गया दिस नया वेरिएंट ऑफ कोविड-19। तो जो प्लान था वो फिलहाल के लिए सस्पेंडेड हो गया है। नो डेट फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ सर्विसेज विल बी नोटिफाइड
लेटर। अभी कोई प्लान है नहीं, लेट अस सी ये नया वेरिएंट का क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो यूनियन गवर्नमेंट ने वेंसडे को कंसर्न्स रेज किए ओमिक्रॉन वेरिएंट के, कोरोना वायरस, और इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया है फुल रिजम्पशन ऑफ शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्रॉम दिसंबर 15। तो ये रिज्यूम हमने किया ही था, डिसीजन हुआ ही था कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया और फिर से सस्पेंशन। इसका मतलब है इंटरनेशनल फ्लाइट्स विल कंटिन्यू टू ऑपरेट ऑन अ स्मॉलर स्केल। जो बबल एयर बबल का बात था, लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी, फुल स्केल रिजम्पशन नहीं हुआ है। केवल 31 कंट्रीज के साथ होगा जिसके साथ इंडिया का एयर बबल अग्रीमेंट है। तो इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउड है अभी भी, बट वो है पार्शल और रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में है दिस एयर बबल अग्रीमेंट के अंदर। वायरस का स्कैन है, ऑफिशियल्स कलेक्टिंग स्वैब फ्रॉम एन इंटरनेशनल पैसेंजर, बिकॉज जो RT-PCR टेस्ट है और रैपिड एंटीजन टेस्ट है, ये दोनों डिटेक्ट कर पा रहे हैं ओमिक्रॉन दिस वेरिएंट को। तो ये टेस्ट लिया जा रहा है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि ये टेस्ट बड़ा एक्सपेंसिव है, 4,500 का है। सो दिस इज़ वन प्रॉब्लम। तो RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी कर दिया है, क्वारंटीन की भी यहाँ पे बात है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी कैरी करना पड़ेगा। तो जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वहाँ RT-PCR टेस्ट ऑन अराइवल है, और अगर डोमेस्टिक अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कैरी करना पड़ेगा नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट विद देम। तो ये जनरल गाइडलाइंस हैं जो हम इंश्योर करा रहे हैं सो दैट अगर ओमिक्रॉन का स्प्रेड होता है तो हम उसको कंट्रोल कर पाए। GST collections surge in November. Now this is a good news. Look at the number. ये ना हर महीने की शुरुआत में हम पढ़ते हैं इसे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। एक टाइम था जब GST कलेक्शन बहुत बुरा था। GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ के भी अंदर चल रहा था। 1 लाख करोड़ के अंदर चल रहा था। तो उससे क्या हुआ, GST कलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो जो सेंटर को, स्टेट को कंपनसेशन देना पड़ता है, जो अग्रीमेंट हुआ था GST कंपनसेशन होगा, सेंटर ने उसमें फोर्स मेजर लगा दिया था। फोर्स मेजर ये होता है कि आपने अग्रीमेंट किया किसी बात का, आपने अग्रीमेंट किया, प्रोमिसेस किया, बट वो अग्रीमेंट और प्रोमिसेस में भी कंडीशंस अप्लाइड होती है। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई जैसे कोविड-19, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हुए, तो वो अग्रीमेंट आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो उसको बोला जाता है फोर्स मेजर। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फोर्स मेजर को साइट किया था और कंपनसेशन डिलेड किया था, ऑल्दो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट GST कलेक्शन हमेशा से एक बड़ा हेडेक बना रहा है। इस बार का GST कलेक्शन हुआ 1.31 लाख करोड़, गुड, सेकेंड हाईएस्ट मॉप अप है सिंस द रोल आउट ऑफ द सिस्टम। ये जो GST है ना, दिस इज एक्सट्रीमली हाई यील्डिंग टॉपिक। इससे रिलेटेड हमें सारी चीज़ें बड़े डिटेल में पता होनी चाहिए। GST तो 1,31,526 करोड़ का नवंबर में मॉपअप है, विच इज़ गुड, सेकेंड हाईएस्ट है। सेकेंड मंथ इन अ रो में 1.3 लाख क्रॉस किया है, गुड। तो रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, मतलब टैक्स कलेक्शन प्रॉपर हो रहा है, एफिशिएंट टैक्सेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो प्राइमरली मैंडेट ही था GST का जब हम GST लेके आए थे। तो ये चीज़ है इसमें। बट अगर इसको बैकग्राउंड में देखें, कलेक्टिवली हम देखें, तो बहुत सारे क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स जैसे हम स्पीशीज देखते हैं ना, कोरल रीफ क्या होती है, एनवायरनमेंट चेंज का इंडिकेटर होता है। कुछ भी थोड़ा भी एनवायरनमेंट चेंज हुआ, ओशन एसिडिफिकेशन हुआ, कोरल रीफ तुरंत डिस्कलरेशन होने लग जाता है। तो सिमिलरली इकोनॉमी को हमें गेज करना है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमको कोई मेजरमेंट का टूल चाहिए, हमको चाहिए इंडिकेटर्स, और ये सारे होते हैं इंडिकेटर्स। डायरेक्शन पता चलती है इकोनॉमी की। एक जैसे IHS मार्केट का सर्वे है, ये लेके आता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसका डेटा अगर 50 प्लस से जा रहा है, इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज दोनों में आपका एक्सपेंशन हो रहा है, गुड, मतलब पॉजिटिव साइन है इकोनॉमिक रिकवरी का। एक होता है GST ई-वे बिल, ये भी बड़ा हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर होता है। प्लस अगर हम ट्रांसपोर्टेशन देखें तो ट्रांसपोर्टेशन, आपने आंसर में भी लिखा था, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, आर्टरी होता है, लाइफलाइन है इकोनॉमी की। अगर मोबिलिटी अच्छी है तो मतलब इकोनॉमी अच्छा कर रही है। कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ तो लॉस ऑफ मोबिलिटी हुआ। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो हम करते हैं,
जब क्राइसिस आता है तो हम अपने खर्चे कम कर देते हैं, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो इसके कारण इकोनॉमी इन डोल्ड्रम्स नजर आई। ऑटोमोबाइल का सेल अभी भी कम है, एयर ट्रैफिक में फिर से अभी ट्रैफिक कम होने लग गया। क्यों? क्योंकि अभी नया वेरिएंट आ रहा है, तो ये भी डिप होगा। द पॉइंट इज अभी 2 साल होने को आ रहा है इस कोविड-19 को, तो जो फटीग है ना वो फटीग रियल है। पीपल आर फीलिंग टायर्ड, इकोनॉमी इज ऑल्सो फीलिंग टायर्ड। तो लेट अस सी अब क्या होता है। जैसे जो सेकेंड वेव थी उसमें तो रूरल इकोनॉमी में भी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, ऑल्दो रिकवरी भी क्विक हुई। थर्ड अगर वेव आती है ये, तो क्या इम्पैक्ट होगा, ये देखने वाली बात है। जीएसटी का कलेक्शन इतना हुआ है, गुड। सेकेंड हाईएस्ट हुआ है सिंस जुलाई 2017, जब से जीएसटी आया था, गुड। सेकेंड मंथ इन अ रो 1.3 लाख करोड़ क्रॉस हुआ है, गुड। बट अगेन इकोनॉमी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स, देयर आर सो मच इफ्स, अनसर्टेनिटी अहेड है। तो दिस इज जीएसटी कलेक्शन। देन पेट्रोल गेट्स चीपर एज दिल्ली गवर्नमेंट कट्स वैट। पेट्रोल में 2 टाइप के टैक्स लगते हैं प्राइमरली, एक लगता है एक्साइज ड्यूटी, दूसरा लगता है वैल्यू एडिशन टैक्स। एक्साइज ड्यूटी लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वैट लगाता है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने वैट कम किया तो 8 रुपये पर लीटर दिल्ली में पेट्रोल कम हो गया। देन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है। इस प्रोजेक्ट की 2 बात पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। पहला तो शुरुआत में क्रिटिसिज्म ये हुआ कि यहाँ जो खाली जमीन पड़ी हुई है वो रिक्रिएशनल पर्पजेस के लिए थी, कि यहाँ जो ग्राउंड्स है ना वहाँ पे अक्सर संडे वगैरह को फुटबॉल खेलने ऐसे मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती थी। अगर वहाँ बिल्डिंग्स बन जाएगी तो पब्लिक का स्पेस हमने खो दिया। ट्रीज जो थे उनको फिर से ट्रांसप्लांटेशन किया, उनका ट्रांसप्लांटेशन का सक्सेस रेशियो भी कम होता है, तो मतलब एनवायरमेंटल डैमेज भी था, फ्री स्पेस भी कम हुआ, जो ग्रीनरी वगैरह है उसका लॉस हुआ। ये रीजंस बताए, एनवायरनमेंट कंसर्न। दूसरा फिर इसका क्रिटिसिज्म होने लग गया कि कोविड-19 का थ्रेट है और यहाँ पे मास एक्टिविटीज हो रही है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, लेबरर्स काम कर रहे हैं। तो सेकेंड वेव जब कोविड की थी तब इस बात का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि हम यहाँ पे इसको बैन क्यों नहीं कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ कोविड थ्रेट। थर्ड क्रिटिसिज्म अभी हुआ बिकॉज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से आते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और जो एक कॉज है दिस पॉल्यूशन का, तो ये भी एक बात है। अब गवर्नमेंट बोलती है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है, 2026 में फिर से पार्लियामेंट की जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ने वाली है, तो हम नए मंत्रियों को कहाँ बैठाएंगे, नए सांसदों को कहाँ पे बैठाएंगे। स्पेस का चर्न, स्पेस का शॉर्टेज चल रहा है और जो प्रेजेंट जो विस्टा है वो 100 साल का हो गया है, वी नीड अपग्रेड्स। सो दैट इज़ वाई इसको नेशनल इंपॉर्टेंस भी बताया गया है। दोनों पहलू हैं इसके। देन दिस इज स्टेट्स न्यूज़। ये है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी इंडिया की फर्स्ट ग्रीन फील्ड सिटी के रूप में इमर्ज हो रही है। अब व्हाट इज गिफ्ट सिटी? एक पहले कॉन्सेप्ट आया था, यू रिमेंबर, सेज का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए बनाए गए थे ताकि वो एक्सपोर्ट को एम्फेसाइज करे, मतलब फॉरेन जो इंटरनेशनल लॉज है वो लगेगा, ऑल्दो सेज इज विद इन वन पर्टिकुलर कंट्री, बट सेज में जो एक्सपोर्ट के रूल्स हैं, टैक्सेशन वगैरह है, वो इंटरनेशनल रिजीम के जैसे हैं। तो सिमिलरली ये ग्रीनफील्ड सिटी है गिफ्ट में, और गिफ्ट इज टूवर्ड्स दिस। जैसे सेज था वो एक्सपोर्ट था, तो जो गिफ्ट है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। तो गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इंडिया का फर्स्ट और ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, तो दैट इज वाई दिस इज इम्पोर्टेंट। तो फाइनेंस सेंटर कैसा होता है? जैसे यूके में बड़े फाइनेंस सेंटर्स हैं, बैंक्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, सिंगापुर में बड़े फाइनेंस सेंटर्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स हैं। तो ये क्या होती है, ऑल्दो ये गुजरात में रहेगा दिस गिफ्ट सिटी, बट ये ग्लोबल ऑपरेशंस करेगा फ्रॉम दिस बेस, सो दैट इज वाई इसको ग्लोबल दिस सिटी भी बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी। तो इंडिया में बनाने की बात है, गुजरात में ये स्टार्ट हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इन गांधीनगर, सीबीडी। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, हाई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है सीबीडी में। तो ये ग्रीन फील्ड है, मतलब जीरो से काम यहाँ पे स्टार्ट किया है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। देन बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर पे है, करीब 12 किलोमीटर दूर है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नाम याद रखना है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, फाइनेंशियल ऑपरेशंस।
या ये भी बात है जैसे सिंगापुर के हैं कुछ जो फर्म्स हैं वो अपना हेडक्वार्टर यहाँ पे ला सकते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स लंदन आईएफएससी गिफ्ट सिटी में टॉप इसको माना गया इस रैंकिंग में, दिस इज़ गुड। तो जैसे बुलियन एक्सचेंज विल बिकम फंक्शनल सून, तो जो फाइनेंस के ग्लोबल ऑपरेशंस के जो हेडक्वार्टर्स वगैरह है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं इस गिफ्ट सिटी में। सो दिस इज गिफ्ट सिटी एंड दिस इज इन गुजरात। देन दिस इज नेक्स्ट पेज और ये है इन हारमनी। ट्रेडिशनल रिचुअल है, ये परफॉर्म है सिवेली, ये परफॉर्म हो रहा है टेम्पल फेस्टिवल सेंट्रल केरला में। दिस इज इन तिरुपुनिथुरा, दिस इज इन केरला। तो ये फेस्टिवल्स यहाँ पे हो रहे हैं इन हारमनी। अब ये जो न्यूज़ है, दिस न्यूज़ इज अबाउट बटरफ्लाई स्पीशीज रिकॉर्ड इंक्रीजेस। बटरफ्लाईज का नंबर बढ़ा, गुड। 156 स्पीशीज रिकॉर्ड हुई है यहाँ पे पीछी वजनी वाइल्ड लाइफ डिवीजन में 4 डे एक्सरसाइज। तो एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अक्सर ऐसा काम करता है, और इन्होंने बर्ड वॉचिंग टाइप या बटरफ्लाई वॉचिंग टाइप फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट होते हैं। सो वी ट्राई टू एक्सप्लोर और डिफरेंट स्पीशीज को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, उनका नंबर लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लाइक दैट। तो यहाँ ये बहुत सारी स्पीशीज मिली बटरफ्लाई की, नीलगिरी ग्रास येलो, है ना, ये सारी स्पीशीज मिली। फिर ये जो स्पीशीज है इसकी IUCN रेड लिस्ट से भी हमने लिंकेजेस देखा, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। प्राइमरली 3 चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, एक तो होता है IUCN स्टेटस, दूसरा होता है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का स्टेटस, और जो तीसरा होता है वो साइट्स के अंदर किस शेड्यूल में रखा है। अक्सर इन 3 से ही प्रीलिम्स में सवाल आते हैं। अब आज हम फोकस करते हैं IUCN पे। सो लेट मी शो यू द वेबसाइट। सो सी, ये है IUCNredlist.org। IUCN रेड लिस्ट क्या करती है, ये एक असेसमेंट है, रिकॉर्ड रखता है कि स्पीशीज की पॉपुलेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। इसमें एम्फीबियंस, मैमल्स, कॉनिफर, फ्लोरा, फौना सब होते हैं, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इन स्पीशीज के नंबर क्या तो कम तो नहीं हो रहे हैं, अगर कम हो रहे हैं तो फिर हम इसको कैसे बेटर करें। तो ऐसे करके ये डिफरेंट कैटेगरीज में इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे ये लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट है, लीस्ट कंसर्न है, नियर थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है ना, ऐसे इनका कैटेगराइजेशन होता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, बिकॉज इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, ये ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो अक्सर जो सवाल आते हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड से आते हैं। फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, जैसे चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हो गया, और एक्सटिंक्ट मतलब स्पीशीज अब कंप्लीटली इज गॉन। तो एक्सटिंक्ट ये थ्रेट का लेवल है, एक्सटिंक्ट मतलब स्पीशीज इज गॉन, वाइल्ड पे खत्म हुई है मतलब जूस वगैरह में मिल जाएगा बट वाइल्ड में नहीं मिलेगा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है मतलब वाइल्ड में पॉपुलेशन बहुत कम है, एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड है, लीस्ट कंसर्न है। तो इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है ये ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IUCNredlist.org, बिकॉज स्पीशीज का एट टाइम्स क्या होता है कि उनका स्टेटस चेंज होता जाता है। जैसे कि एक स्पीशीज है पिग्मी हॉग, ये पिग्मी हॉग है, पहले ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में था, बट अगर अभी लेटेस्ट इसकी फाइंडिंग देखें तो ये एंडेंजर्ड है। 1 फरवरी 2016 में असेसमेंट हुआ एंड नाउ दिस इज एंडेंजर्ड एंड दिस इज पिग्मी हॉग। तो जो भी स्पीशीज देखनी है ना, आप उसको एक बार यहाँ सर्च करके उसका करंट स्टेटस हमें पता लगाना चाहिए। तो ये जैसे ये हैं अभी एंडेंजर्ड में, पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, पॉपुलेशन बढ़ी तो अब एंडेंजर्ड में ये आ गया है। ओके, तो इसके कंजर्वेशन प्लान्स हैं लाइक दैट। ये बड़े डिटेल में बहुत सिस्टमेटिकली है, बड़ा अच्छा एक्सेलेंट सोर्स है ये IUCNredlist.org। ओके, लेट अस कम बैक टू दिस बटरफ्लाई स्पीशीज रिकॉर्ड इंक्रीजेस। तो ये पूरा डेटा यहाँ पे इन्होंने कलेक्ट किया। अब इससे रिलेटेड एक सवाल तैयार करते हैं, प्रिपेयर अ नोट ऑन द IUCN रेड लिस्ट। पहले भी हमने इसे नोट्स में कई बार देखा है, IUCN रेड लिस्ट, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर एंश्योरिंग स्पीशीज कंजर्वेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सी, अब इसमें क्या करना है, पहले तो आप IUCN रेड लिस्ट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स वगैरह लिखो। ये अगेन बहुत हाई यील्डिंग है, नो मैटर विच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, हर जगह इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो IUCN रेड लिस्ट पे एक बड़े अच्छे से नोट प्रिपेयर करिए, राइट डाउन एवरीथिंग, इससे रिलेटेड फैक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट एट्सेट्रा, डिफरेंट लिस्टिंग्स क्या होती है, क्राइटेरिया क्या होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड का, लाइक दैट। फिर सेकंड पार्ट में आना है और इसका महत्व बताना है कि IUCN रेड लिस्ट से
स्पीशीज कंजर्वेशन में क्या बेनिफिट मिलता है और उसको भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताना है। और इसमें जैसे अभी एग्जांपल देखा पिग्मी हॉग, पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, अब वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया, मतलब डेवलपमेंट हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ट्राई टू थिंक और इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। आंसर्स आप बहुत अच्छे लिख रहे हो। दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, दिस इज अ मैराथन। तो हमें जोश मेंटेन रखना है और एवरी डे राइट समथिंग। इससे बड़ा अच्छा डिसिप्लिन भी होगा, पढ़ाई आपकी स्ट्रीमलाइंड होगी। ओके, देन जो नेक्स्ट है वो है पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर। दिस इज एडिटोरियल। अब यहाँ पे बात है पार्लियामेंट से रिलेटेड। हमने पार्लियामेंटेरियन कंडक्ट भी पढ़ा, इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन 2019 का जीएस का सवाल था। डिसरप्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स होती है, अभी सस्पेंशन ऑफ एमपीज किया गया है, तो ये अंडरमाइन करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी इक्वली। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक्चुअली क्या होता है, मेनी अ टाइम्स अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है तो जो रूलिंग पार्टी है ना उस पर कोई चेक नहीं लगा पाता है, और उसके कारण सर्टेन टाइम्स जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है, वर्किंग है, वो बैकसीट हो जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे अनरूली बिहेवियर के कारण डिसरप्शन टैक्टिक जो अपना रहे थे पार्लियामेंटेरियन, तो उन पार्लियामेंटेरियन को सस्पेंड किया। ये विद इन लॉज है। गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन शुड ट्राई एंड वर्क अ वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अब देखिए, ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी ऐसा कोई बहुत डिफरेंस होता नहीं है। प्रेजेंट गवर्नमेंट जब ओपोजिशन में थी तब भी सेम टैक्टिक्स थी। सो द पॉइंट इज कि ये जो जनरल टैक्टिक्स हैं, डिसरप्शन एज अ टूल, इसको एड्रेस करना जरूरी है। डिसरप्शन एज अ टूल। तो गाइडिंग प्रिंसिपल जो होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग इज दैट मेजॉरिटी, जो पार्टी मेजॉरिटी में है, जिसने सरकार बनाई है, विल हैव इट्स वे। अब ऑब्वियसली मेजॉरिटी है तो वो अपने हिसाब से ही काम करेंगे, पर जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, मतलब माइनॉरिटी ओपोजिशन है, उनका जो से है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, उनकी वॉइस मजल नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर। स्पॉटलाइट है ऑन द यूज ऑफ डिसरप्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स एज अ पार्लियामेंट्री टैक्टिक, मतलब एक तरीका बन गया है, एक टूल टैक्टिक बन गया है कि हमें अपनी बात मनवाने के लिए या फिर काम ही नहीं करने देंगे, डिसरप्शन करेंगे। ये एक कॉज ऑफ वरी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें एग्जीक्यूटिव इज हेल्ड अकाउंटेबल टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जो सरकार बनाया है वो लोकसभा के लिए जिम्मेदार है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को कभी कमजोर नहीं करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो दिस इज वन थिंग। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट ये था कि मेजॉरिटी का वे होगा, माइनॉरिटी का से होगा। ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनको हमने चुन के भेजा है, तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, और ये हमारा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो हमें इनसे सवाल पूछने चाहिए। दैट इज वेयर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव रेज मैटर्स ऑफ पब्लिक कंसर्न एंड सीक द गवर्नमेंट्स अटेंशन। तो पार्लियामेंट में ये सवाल उठाते हैं कि आपने जैसे कोविड रिलेटेड अगर लैप्सेस हुए तो ये क्या हुआ, लाइक दैट। और जो सरकार बनी है, एग्जीक्यूटिव हैं, वो इनको यहाँ पे जवाब देते हैं। दो टाइप के सवाल होते हैं, जैसे एस्ट्रिक वाले स्टार क्वेश्चन होते हैं और अनस्टार क्वेश्चन होते हैं। आप बताओ सप्लीमेंट्री आंसर क्रॉस क्वेश्चन किन सवालों में पूछा जा सकता है, स्टार में या फिर अनस्टार में। तो द पॉइंट इज कि जो गवर्नमेंट बनी है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे आए। द ट्रेंड ऑफ वीकनिंग द प्रोसेस इन द नेम ऑफ एफिशिएंसी इज नॉट मेयरली अंडरमाइनिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हमें एफिशिएंसी, प्रोसेस बाईपास नहीं करनी है, वरना जैसे अभी फॉर्म लॉज में भी हमने देखा, जब हम प्रॉपर डिबेट डिस्कशन नहीं करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता नहीं है, एप्रीहेंशन होता है, और उससे फिर जो स्पीडी वर्क होता है वो फिर रॉन्ग वर्क कई बार हो जाता है। द पॉइंट इज प्रोसेस हमें बाईपास नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट्री डिबेट्स शुड नॉट बी व्यूड एज अ डिस्ट्रैक्शन और वेस्ट ऑफ टाइम। They are a barometer of public mood and must be respected as such. Note down this line, extremely good line. पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैं, ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये तो एक बैरोमीटर है जो पब्लिक के मूड को, पब्लिक एस्पायरेशंस को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। दिस शुड बी रेस्पेक्टेड। अपोजिशन ज़रूरी होती है और कम्युनिकेशन इज़ द की। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये चैलेंजेस आते हैं, इवन यूनाइटेड किंगडम में भी ऐसे चैलेंजेस आते हैं, यूएसए में भी आते हैं, इंडिया में भी आते हैं। सो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस एसोसिएटेड विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आज का जो सवाल है वो ये है, सेकंड क्वेश्चन,
व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या होता है? राइट पॉलिटी। जो GS2 है ना, GS2 में यूजुअली ये लो स्कोरर रहता है। 1, 3, 4 में तो खूब अच्छे नंबर ले आते हैं, 2 में नंबर अक्सर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज हम यहाँ पे पॉलिटी नहीं लिखते हैं। तो यू हैव टू राइट पॉलिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाउ डज इट फंक्शन, हाईलाइट इट्स स्ट्रेंथ एंड शॉर्टकमिंग। 3 पार्ट है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तीनों पार्ट का कुछ एक पर्टिकुलर वेटेज होगा, सो यू हैव टू एड्रेस all 3 parts of this question. Okay, so write it down. Then this is road to recovery. Second editorial है road to recovery. इसमें भी regular talks हैं कि अभी भी ज़्यादा guards drop नहीं करें, economy is still not out of woods. Policy makers boost करें demand supportive measure. क्या हुआ कि जब फर्स्ट वेव आया, इवन सेकंड में भी, जैसे हमने वो प्रोग्राम्स देखे थे कि सेल्फ रिलायंट इंडिया स्कीम्स आया, एम्फेसिस हुआ, तो आत्मनिर्भर भारत हमने इनिशिएटिव लिया, तो हमने जो भी प्रोग्राम था ना वो एम्फेसाइज किया प्रोडक्शन पे, सप्लाईज पे। तो हमने प्रोडक्ट तो बिल्ड कर लिए, बट प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं आ रही है। दिस इज द प्रॉब्लम। डिमांड, वेयर इज द डिमांड? आपने कंपनीज को और इन सबको बेनिफिट्स भी दिए कि वो प्रोडक्शन वापस रैंप अप कर पाए, बट वेयर इज द डिमांड? खरीदार ही नहीं है। खरीदार नहीं है तो डिमांड नहीं है, तो इकोनॉमी आउट ऑफ वुड्स होगी नहीं कभी भी। तो व्हाट वी नीड टू डू इज सपोर्ट डिमांड को वापस रिकिंडल करना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग रिकवर हो गया, बट इंडिया जो है वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। 1991 का LPG हमने पढ़ा, और सर्विसेज लैग हो रही है। सर्विसेज में ही मेजर एम्प्लॉयमेंट होता है, तो सर्विसेज लैग होगी तो मेजर एम्प्लॉयमेंट भी लैग हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो वो फिर परचेजिंग नहीं करेंगे, तो डिमांड वीकन हो जाएगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लैग हुआ, कोविड की फिर अभी भी अनसर्टेनिटी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। सरकार ने गति इनिशिएटिव भी किया, इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, बट वेयर इज दिस प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर अभी भी एप्रीहेंसिव है। IHS मार्केट का डेटा भी ये बोलता है कि जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट वो बढ़ गई है। इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो ये क्या होगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन मतलब अगेन प्रॉब्लम टू इकोनॉमी। राइजिंग इनपुट कॉस्ट कुड फोर्स मैन्युफैक्चरर्स टू रेज प्राइसेस, और इससे होगा इन्फ्लेशन, और इससे प्रेशर आएगा इकोनॉमी पे, और फिर से रिकवरी हमारी बैक सीट पे चली जाएगी। तो दिस इज अगेन वन कॉज ऑफ वरी। पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो रैंप अप करें डिमांड बढ़ाएं, डिमांड सपोर्टिव मेजर्स, इंक्रीज करें गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ताकि रिकवरी सस्टेन हो और गेन ट्रैक्शन। ये नहीं कि रिकवरी वापस फॉल हो जाए, नो, इसको सस्टेन करना है हमें, हाई रिकवरी रेट को। सो दिस इज देयर। फॉन्ट का ना आई चोज दिस, मैंने दूसरी फॉन्ट्स भी ट्राई किया, बट जो अगर रिजोल्यूशन कम होता है ना, तो दिस फॉन्ट से रीडेबिलिटी सबसे अच्छी आ रही है, दैट इज वाई इस फॉन्ट को कंटिन्यू करते हैं। देन इन बॉर्डर स्टैंड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड रिफ्यूजी क्राइसिस, वरना स्पेशली इंस्टाग्राम एंड दिस जो पिक्स आई एम शेयरिंग इन कम्युनिटी यूट्यूब पे, उसमें ना फिर रीडेबिलिटी नहीं आती। दूसरी फॉन्ट में मैंने देखा वो रीडेबिलिटी कम है, सो दिस फॉन्ट इज गुड फॉर नाउ। देन इन बॉर्डर स्टैंड ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड रिफ्यूजी क्राइसिस, अब ये बात कहाँ पर है? ये बात है बेलारस एंड यूरोपियन यूनियन। अब सी इराक का क्राइसिस हमने देखा। देन इन जनरल पूरे मिडिल ईस्ट में ही क्राइसिस चल रहा है, और क्राइसिस चल रहा है, अभी अफगानिस्तान में भी क्राइसिस हो गया, तो लोग अपने घर छोड़ छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। ये जो इधर उधर जा रहे हैं इनको कहते हैं रिफ्यूजी। रिफ्यूजी के लिए इंटरनेशनल ये एक प्रैक्टिस होती है कि रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ है बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल या फिर वॉर या फिर डिसीज, ऐसा करके माइग्रेशन हुआ है, रिफ्यूजीज आए हैं, तो इनको हमें ह्यूमैनिटेरियन एंगल के अंदर इनको एड्रेस करना है, अकोमोडेट भी करना है। तो आप देखो यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ प्लेस छोड़ के सेटल हो गए यूरोप में, या फिर कनाडा चले गए, US चले गए, तो ये रिफ्यूजी का माइग्रेशन हुआ। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ जैसे पॉलिटिकल टेंशन के कारण रिफ्यूजीज आए, अगर ये रिफ्यूजीज नई जगह पे जाते हैं, तो जैसे यूरोप में गए, तो यूरोप में एक कल्चर डिफरेंट है, वहाँ का लाइफ स्टाइल इज डिफरेंट। अब फिर क्या होता है? वैल्यू सिस्टम का क्लैश होता है, और फिर कई बार देखने को आया जैसे फ्रांस में, UK में, इवन यूरोप में इन टोटलिटी क्लैशेस होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, और जो लोकल्स होते हैं ना वो एट डिस्कम्फर्ट फील करने लग जाते हैं, तो इससे राइजिंग टेंशन होता है।
सो दैट इज़ वाई रिफ्यूजी क्राइसिस का जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वो ये होता है कि जो सोर्स है उसको ठीक करो। इराक में प्रॉब्लम है, इराक को ठीक करो। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान को ठीक करो, सो दैट ये रिफ्यूजी क्राइसिस की नौबत ही नहीं आए। तो ये तो रिफ्यूजी हुआ। जो फैक्टर्स हैं जो उनको पुश कर रहे हैं फ्रॉम सोर्स कंट्री, उन फैक्टर्स को एड्रेस करें, ये एक सॉल्यूशन होता है रिफ्यूजी क्राइसिस का। सेकंड, रिफ्यूजी क्राइसिस को, रिफ्यूजीज को कई बार एज अ वेपन यूज किया जाता है, और वो ऐसा है कि जैसे यूक्रेन है, ये बेलारस है, बेलारस की क्लोज प्रॉक्सिमिटी है रशिया के साथ, और इधर पोलैंड है। अब बेलारस, बिकॉज एक बार बेलारस में आ गए, ईयू का पास मिल गया, तो आप किसी भी ईयू कंट्री में जा सकते हो। यहाँ लुकाशेंको है, लुकाशेंको को वैसे ही यूरोपियन यूनियन इतना पसंद नहीं करता है और रशिया सपोर्ट करता है। तो बेलारस के थ्रू ये सारे जो रिफ्यूजीज है ना, ये ट्राइंग टू गेट एंटर इनटू यूरोपियन यूनियन वाया पोलैंड। अब पोलैंड ने कहा इतने सारे लोग आ जाएंगे तो हमारा लाइफ इन दिस कंट्री का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगा, तो पोलैंड ने यहाँ पे दिस गार्ड्स लगा दिए और इनको स्टॉप करने लग गया फ्रॉम एंटरिंग पोलैंड, और इस बात पे फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड ऑल हो रहा है। तो माइग्रेशन रूट फ्रॉम इराक टू बेलारस इनटू द यूरोपियन यूनियन, ये अगेन एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। अफगानिस्तान क्राइसिस में हमने देखा लैक्स एंड लैक्स पीपल आर मूविंग आउट ऑफ अफगानिस्तान। अब द पॉइंट इज, इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करना जरूरी है। तो ये यहाँ पर है, बॉर्डर स्टैंड ऑफ है, मैन्युफैक्चर्ड रिफ्यूजी क्राइसिस है, इश्यूज यूरोपियन यूनियन के पास भी है, बिकॉज क्या होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। दिस इज योर हाउस, इस हाउस में रह रहे हो, बहुत सारे और भी लोग आ जाएंगे, तो आपके जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड है, वो शेयर ज़्यादा होंगे एंड इट विल क्रिएट डिस्कम्फर्ट। तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद यूरोपियन यूनियन, जैसे कनाडा, यूएसए। तो पोलैंड, बेलारस, रशिया, यूक्रेन जो है, इसमें अब जियो पॉलिटिक्स भी हो रही है, फॉरेन डोमेस्टिक एजेंडाज भी होता है। तो पॉइंट इज, इस चीज़ का हमें एड्रेस करना ज़रूरी है। और इराक, अफगानिस्तान ऐसे इंस्टेबिलिटी हो रहा है ना, तो यहाँ यूनाइटेड नेशंस को भी स्टेप इन करना ज़रूरी है। देन कैपिटल फंक्शनिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, तो ये तो था, दिस इज पॉलिटिकल, ये है मैन्युफैक्चर्ड रिफ्यूजी क्राइसिस। कैपिटल फंक्शनिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, तो जैसे आंध्रा में 3 कैपिटल की बात थी, फिर वो बिल वापस हो गया। इससे एक प्रॉब्लम ये भी होती है, डिफरेंट डिफरेंट जगह कैपिटल्स हम बनाते हैं, तो एक प्रो तो ये है कि हर जगह ग्रोथ होता है, स्प्रेड हो जाता है वर्क, तो ईजी होता है, बट फिर बहुत ज़्यादा वर्क का डिप्लिसिटी भी होता है, रिसोर्सेज का वैसे ही क्रंच होता है, दिस इज़ देयर। अब जैसे हम साउथ अफ्रीका का एग्जांपल देखें, तो साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव है, ब्लूमफॉन्टेन जुडिशियल है, और केप टाउन लेजिस्लेटिव है। तो सिमिलर चीज़ आंध्रा में भी ट्राई किया था, बट उससे डिफ़िकल्टीज होती है। दिस इज एरर्स ऑफ जजमेंट, ये भी कुछ ही दिन पहले हमने डिटेल में देखा है। पॉक्सो के 2 अभी हाई कोर्ट्स के डिसीजन थे जिनका क्रिटिसिज्म हुआ, एक तो बॉम्बे हाई कोर्ट और दूसरा अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट। वर्डिंग्स पे नहीं जाना है, जो इंटेंट होती है यहाँ पे, जो क्राइम किया है उस क्राइम को देखकर इंटेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ये नहीं हो कि शब्दों के दिस लैक में वो स्कॉट फ्री हो जाए कल्प्रिट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जो इंटरप्रिटेशन दिया पॉक्सो का, वो एक गलत इंसिडेंट सेट करता है, एरर्स ऑफ जजमेंट। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, एरर्स ऑफ जजमेंट। लॉ जो होता है ना, वो हमेशा लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो कराना जरूरी होता है। देन दिस इज केरला, इनॉक्यूलेशन रेट इम्प्रूव हुआ है, विच इज़ गुड। ये एक अगेन बिग सैड स्टोरी है, पॉइग्नेंट पॉज है। हम जंगलों में हमने रोड्स बना दी, रेलवेज रूट्स बना दिए। ओरिजिनल जो यहाँ पे रहते थे वो रहते थे एलिफेंट्स, वाइल्ड एनिमल्स। हमने इनको क्या किया, इनका जो कॉरिडोर है, हैबिटेट है, उसमें फ्रेगमेंटेशन कर दिए। अब एलिफेंट्स को मूव करना है, अक्सर ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो दिस इज अगेन अ बिग कॉज ऑफ वरी। दैट इज़ वाई अक्सर आप देखो अभी जो नया इंफ्रा बनाने की बात हो रही है, तो वो बोल रहे हैं इकोलॉजिकल कॉरिडोर बनाओ। कई बार आप देखना न्यूज़ में, ट्विटर में भी चल रहा है कि हाईवेज आ रहे हैं और हाईवे एलिवेटेड बना दिया और नीचे एलिफेंट वगैरह इन सब का कॉरिडोर है। तो हमें इंफ्रा जो है वो वाइल्ड एनिमल्स फ्रेंडली बनाना ज़रूरी है, इकोलॉजी कॉरिडोर। विंटर इस बार नॉर्दर्न इंडिया में वार्मर रहेगी देन नॉर्मल, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फोरकास्ट है, लेटेस्ट सी। इतना ठंड इस बार नहीं पड़ेगा। और इस बार कलर कोडेड रीजन्स बता रहे हैं, कलर कोडिंग से डायरेक्टली बता देंगे कि इस बार ज़्यादा ठंड है या नहीं है, लाइक दैट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जैसे AQI में भी कलर कोडिंग क्यों किया,
सिंप्लीफिकेशन, ताकि लेमैन भी समझ जाए, ऑरेंज है मतलब ज़्यादा ठंड है, लाइक दैट, कलर कोडेड वार्निंग्स. Then this is about bill to regulate IVF clinics passed in Lok Sabha. यूपी रिपोर्ट्स मोस्ट UAPA अरेस्ट, इसको आगे देखते हैं. देन इंडिया ज्वाइन कर रहा है G20 ट्रायो का. इसका क्या मतलब है? G20 क्या है? ये टॉप 20 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है. जैसे G7 7 है, वैसे G20 टॉप 20 है. इंडिया G20 का मेंबर है. G20 को कई बार बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है बजाय G7. सो G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ट्रॉयका का क्या मतलब है? तो एक पिछला प्रेसिडेंट, अभी का प्रेसिडेंट और नेक्स्ट का प्रेसिडेंट G20 मीटिंग का, इन तीनों से मिलके बनता है G20 ट्रॉयका. तो इंडिया विल अज्यूम G20 प्रेसिडेंसी दिसंबर 1 2022 में. एक साल है अभी इसको. इस बार कौन है? इंडोनेशिया है प्रेजेंट, जो कन्वीन करेगा G20 समिट, और फिर जो नेक्स्ट होगा वो इंडिया करेगा. तो इंडिया का जो दिसंबर में अगले साल प्रेसिडेंसी मिलेगी 2023 में, हम कंडक्ट करेंगे इसका मीटिंग समिट. तो ये तीन है, ये तीन यहाँ पे ऐसे मिल रहे हैं. तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ट्रॉयका. ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं विद इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो एट द रीसेंट G20 समिट. तो ये यहाँ पर है, एज अ ट्रॉयका मेंबर इंडिया वर्क क्लोजली करेगा विद इंडोनेशिया एंड इटली. इटली में अभी हुआ था, तो इटली पास किया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया पास करेगा इंडिया को. ऐसे करके ट्रॉयका बन रहा है, ताकि कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी बनी रहे G20 के एजेंडा में. तो दिस इज देयर. सो अब देखो, इंडिया इधर का प्रेसिडेंसी बनेगा, तो ये इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब जो नेक्स्ट ईयर का आप लिखोगे, इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है. G20 इज इंपॉर्टेंट. कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे अगर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे अभी UNSC का हम 1 मंथ के लिए दिस हेड भी रहे. UNSC में वैसे हम 2 साल का अभी टेन्योर चल रहा है हमारा, नॉन परमानेंट मेंबर, और काउंसिल की प्रेसिडेंसी भी अभी हमने अगस्त में की थी. तो UNSC इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स दिस मेंस एग्जामिनेशन. तो दिस इज G20. करिकुलम मस्ट इंक्लूड विजडम, मोर डेटा ऑन जैब्स फॉर चिल्ड्रन ज़रूरी है कोवैक्सिन से रिलेटेड. एंश्योर करें कोड ऑफ एथिक्स, फॉलो करें सोशल मीडिया में. सोशल मीडिया अभी ऐसा बन गया है कि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने के लिए वेरी मच इंटरेस्टेड है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टेक प्लेटफॉर्म्स, OTTs, गवर्नमेंट यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस ला रही है. तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने एक रिपोर्ट दिया, 27th रिपोर्ट है, एथिकल स्टैंडर्ड्स इन मीडिया कवरेज. मीडिया कवरेज, मीडिया में भी क्या होता है कि जो मीडिया हाउस है उनकी भी गलती नहीं है. ये जो गेम है वो TRP का है, जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उतना ही ज़्यादा पैसा आता है. तो मीडिया हाउसेस भी क्या कोशिश करते हैं, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं. व्यूज़ बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर सारे तंत्रम्स करने पड़ते हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए. बट उस चक्कर में क्या होता है, एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. न्यूज़ नहीं, एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो जाए, अननेसेसरी हाइप बनाया जाता है, फियर मॉन्गरिंग की जाती है. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस व्यूवरशिप्स, और उस व्यूवरशिप में एथिकल स्टैंडर्ड्स फिर होते नहीं है. तो न्यूज़ में या फिर इन जनरल जो मीडिया कवरेज है, जो एसेंशियल्स है ना, वो बैक सीट ले लेते हैं. तो ये एक प्रॉब्लम है, ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन का ये एक प्रॉब्लम है. सो दिस इज देयर. अब OTT प्लेटफॉर्म्स भी हैं, फ्रीडम टू द इंडिविजुअल यूज़र. अब जैसे OTT है, अमेजोन में आ रहा है ना, फ्लिपकार्ट का है, नेटफ्लिक्स है, लाइक दैट. तो यहाँ पहले रेगुलेशन नहीं था, वरना थिएटर में मूवीज़ होती है तो वो तो सर्टिफिकेशन के थ्रू जाती है, यूनिवर्सल है, एडल्ट है, लाइक दैट. बट OTT में ऐसा नहीं था. तो OTT का पिछले कुछ टाइम पे काफ़ी मिसयूज़ भी हुआ. एडल्ट कंटेंट और ऑफेंसिव लैंग्वेजेस, पुअर, इस टाइप की कंटेंट वहाँ पे दिखाए गए, और वो एक्सेस थे सारी एज ऑफ ऑडियंस के. सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी. तो इसको भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर लाना ज़रूरी था. इसीलिए आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएरी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021. आप मार्च एंडिंग अप्रैल फर्स्ट वीक, मार्च का PDF देखो. हर दिन हमने इसी पे बात किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स. आप डायरेक्टली दिस गूगल ड्राइव का एक्सेस लो, सारे PDFs वहाँ पे हाई रेजोल्यूशन के एक प्लेस पे अवेलेबल है, सिस्टमेटिकली फोल्डर वाइज अरेंज्ड है. तो गो गेट दैट एक्सेस एंड रीड अबाउट दिस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड.
तो यहाँ पर यही बात था कि हम डिजिटल मीडिया में और सोशल मीडिया में भी एक एथिकल स्टैंडर्ड्स बना पाएँ, क्योंकि अभी देखिए मेटा भी आ रहा है, 5G भी आ रहा है, ये जो वर्ड है ना ये एक्सपैंड ही होने वाला है। तो यहाँ हमें करेक्ट स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश, रेगुलेशन एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है। अब जैसे मीडिया रूल है, इसमें बोन ऑफ कंटेंशन क्या था, आईटी रूल्स में सेल्फ रेगुलेशन पब्लिशर्स करें जो इंटरमीडियरीज हैं, या फिर रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ पब्लिशर हो, ओवरसाइट मैकेनिज्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ताकि ट्विटर, फेसबुक, इसमें फेक न्यूज़ चलती है, प्रोपोगेंडा चलता है, इस पर एक चेक लगाया जा सके। बोन ऑफ कंटेंशन, हैव अ लुक, एक बार इसको आज रिवाइज करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। वल्नरेबल्स हैं उनका हम ज़्यादा ख्याल रखें, पुट ऑफ ट्रेवल WHO ने बताया। EU का प्लान है टू काउंटर चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव के थ्रू चाइना का इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म कर रहा है वर्ल्ड में। चाइना वर्ल्ड में बहुत सारे जो स्मॉलर नेशंस हैं वो डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, जैसे कि अभी नया देश है श्रीलंका, डेट ट्रैप। तो इसको काउंटर करना ज़रूरी है, बिकॉज चाइना की जो इंटेंशंस हैं एट टाइम्स वो वरिज्म नज़र आती है। तो यूरोपियन यूनियन इसके लिए, इसको काउंटर करने के लिए एक 300 बिलियन दिस यूरो का एक फंड बनाने की बात है। लेट अस सी। वैसे BRI ज़्यादा सक्सेस भी नहीं हो रहा है, इतना सक्सेस नहीं है BRI का, और फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा है। अफगानिस्तान फेसेस फिस्कल शॉक, यूनाइटेड नेशंस ने कहा। चाइना इज ट्राइंग टू ड्राइव ऑस्ट्रेलिया टू इट्स नीज। अब चाइना और ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नहीं बन रही है। ऑस्ट्रेलिया ने इसीलिए ऑकस भी साइन किया, न्यूक्लियर सबमरीन। चाइना इज ट्राइंग टू ड्राइव ऑस्ट्रेलिया टू इट्स नीज। बीजिंग एंगेजिंग इन इकोनॉमिक वॉरफेयर। ऑस्ट्रेलिया में कोल आता है, रॉ मटेरियल्स आते हैं, चाइना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को लाइक बुली कर रहा है। सो दैट इज़ वाई ऑस्ट्रेलिया वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड कि हम इस क्वाड में ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड करें, और चाइना इससे रैटल्ड, दिस उन्होंने एक्सप्रेशंस दिए थे, रैटल्ड बिकॉज ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया भी दिस इंडियन ओशन का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, और डेमोक्रेसी भी है, इंडिया का फ्रेंड भी है। मैन्युफैक्चरिंग PMI सिग्नल्स नवंबर आउटपुट ग्रोथ एट 9 मंथ हाई। तो ये PMI है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये क्या होता है कि जैसे बहुत सारे दुकान वाले हैं या बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, तो ये परचेज कैसे करेंगे? ये परचेज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन आगे क्या प्रोजेक्शन देख रहे हैं। जैसे एक प्रोड्यूसर है, उसको लगा आने वाले टाइम पे इतनी डिमांड होने वाली है ऑटोमोबाइल की, तो ये रॉ मटेरियल का परचेज ज़्यादा करेगा। तो परचेज ज़्यादा किया ना, इनका जो परचेजिंग मैनेजर है वो ज़्यादा परचेज कर रहा है, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इन नियर फ्यूचर, दैट इज़ वाई दे आर एक्सपेंडिंग देयर कैपेबिलिटीज। सो इस चीज़ का इंडेक्स बनाया जाता है जो कहता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, IHS मार्केट। अब ये इंडेक्स 50 प्लस है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, 50 कम है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का या सर्विसेज एक्टिविटी का। तो मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा है नंबर, विच इज सम साइन ऑफ रिलीफ। एक्सपोर्ट डिप हुआ तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट कम किया तो इंपोर्ट ज़्यादा हुआ तो डेफिसिट बढ़ गया। इतना डेफिसिट बढ़ा है $23.27 बिलियन। चाइना के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में है, मतलब इंपोर्ट तो बहुत आता है चाइना से बट एक्सपोर्ट कुछ होता नहीं है, तो हम डिसएडवांटेज में हैं। देन चिप शॉर्टेज हुआ तो उससे मारुति, हुंडई, ऑटोमोबाइल सेक्टर इज ब्लीडिंग। साइबर अटैक्स ने इतने दिस हिट किया 10 मंथ्स में, तो दिस इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ वरी। पावर डिमांड ग्रोथ स्लो हुआ है। OECD कट्स वर्ल्ड ग्रोथ आउटलुक ऑन दिस ओमिक्रॉन फियर। डेट टू GDP रेशियो स्टेट्स का वरिंग है। देन दिस इज स्पोर्ट्स, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। यूपी में सबसे ज़्यादा UAPA अरेस्ट हुए हैं, शुगर का डेट है। जर्मनी में कोविड बढ़ा, ओमिक्रॉन स्प्रेड हो रहा है, फर्स्ट मेंस पेयर। अब बात करते हैं CBI की। CBI क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI में एक सेक्शन 6 है। CBI एक्चुअली क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है ना, तो CBI बना है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के अंदर। तो जो CBI है वो इसके थ्रू बना हुआ है। तो इसमें जो CBI के फंक्शन है वो स्टेट का कंसेंट ज़रूरी होता है टू एक्सटेंड CBI इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड यूनियन टेरिटोरी। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और एक टॉपिक होता है पुलिस। पुलिस कौन से सब्जेक्ट में आता है? पुलिस आता है स्टेट सब्जेक्ट में।
पुलिस जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट में होता है। अब सीबीआई को किसी राज्य में इन्वेस्टिगेशन करना है, पुलिसिंग करना है, तो उसके लिए पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट है, तो मतलब स्टेट से कंसेंट लेनी पड़ेगी, कंसेंट, उससे अग्रीमेंट, हामी लेनी पड़ेगी। अगर जनरल कंसेंट दिया गया है तो वो केस बाय केस बेसिस पे हामी नहीं होनी होती, सीबीआई सीधा इन्वेस्टिगेशन कर लेती है बिकॉज जनरल कंसेंट मिला है। बट अभी एक ट्रेंड चालू हो गया कि 8 राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम, इन राज्यों ने जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लिया सीबीआई से। तो सीबीआई को अब इन राज्यों में कोई काम करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो पहले यहाँ की जो लोकल पुलिस है उससे परमिशन मांगनी पड़ेगी बिकॉज जनरल कंसेंट नहीं है। अब इसी बात पे सवाल उठ रहा है कि एक सेंट्रल एजेंसी का इससे क्या उसका वर्क कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा। तो इसीलिए सीबीआई ने एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि जो जनरल कंसेंट स्टेट्स विड्रॉ कर रहे हैं ये सीबीआई के कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला। इससे सीबीआई का फंक्शनिंग रिडंडेंट हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करप्ट हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो नहीं पाएगा। बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन होती है ऑल इंडिया नेचर की, वो बहुत सारे स्टेट्स में स्प्रेड होती है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वेरियस स्टेट्स में होता है, तो वो कैसे काम करेंगे, प्रोसीजरल एंड वर्किंग डिफिकल्टी आएगी। तो सीबीआई ने एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि जो जनरल कंसेंट इन राज्यों ने विड्रॉ किया है इसको देखा जाए। राज्य क्यों विड्रॉ करते हैं? बिकॉज राज्यों को ये लगता है कि सेंटर सीबीआई को एज अ टूल यूज कर रही है, स्टेट की पुलिसिंग को कॉम्प्रोमाइज कर रही है, तो स्टेट जनरल कंसेंट विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये टॉपिक ये भी बताता है राइजिंग टेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जनरल कंसेंट जो होता है सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है। पुलिस इज एंट्री टू इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट इज वाई पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट का दिस परमिशन लेना होगा और वो लेते हैं एंट्री 80 ऑफ यूनियन लिस्ट में। एक्सटेंशन ऑफ पावर ऑफ द पुलिस फोर्स बिलोंगिंग टू वन स्टेट टू एनी एरिया इन अनदर स्टेट बट नॉट विदाउट इट्स परमिशन। तो ये पूरा जो मुद्दा है वो परमिशन का है। जुडिशियल पुशबैक टू ड्रैकोनियन लीगल रिजीम, यहाँ बात है यूएपीए का। यूएपीए का भी बड़ा क्रिटिसिज्म होता है बिकॉज यूएपीए में अगर किसी को बुक किया जाता है तो उसकी बेल बड़ी डिफिकल्टी से होती है और प्राइमा फेसी उसको कल्प्रिट मान लिया जाता है। तो अब उसके ऊपर है कि वो प्रूव करे कि आई एम नॉट कल्प्रिट। तो यूएपीए इसलिए सबसे ज़्यादा अब्यूज्ड लॉ भी बोलते हैं। इसमें ये प्रोविजंस हैं कि जो बेल है वो इजीली होता नहीं है, प्रेमा फेसी जो है बुक किया गया है उसको कल्प्रिट मान लिया जाता है और एट टाइम्स इससे एट्रोसिटीज भी होती है। तो जुडिशरी ने इस बात को संज्ञान लिया है, ड्रैकोनियन लीगल रिजीम। ओके, देन दिस इज अबाउट public choice economic approach towards the study of this politics. Then this is quiz. So this is the Hindu. आज से हम एक इकोनॉमिक कीवर्ड, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डेली समझेंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है बैंक रेट। बैंक का रेट, इसका क्या मतलब होता है? बैंक रेट की डेफिनेशन होती है, बैंक रेट इज द रेट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक। मतलब एक हो गया सेंट्रल बैंक आरबीआई, दूसरा आपका बैंक हो गया एचडीएफसी। एचडीएफसी को पैसा चाहिए तो आरबीआई से किस रेट पे पैसा लेगा, वो रेट कहलाएगा बैंक रेट। बैंक रेट इज द रेट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर लेंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक। मतलब ये सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इसने पैसा दिया कमर्शियल बैंक को, कोई भी हो सकता है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, लाइक दैट। तो जिस रेट पे पैसा दिया ना वो कहलाता है बैंक रेट। डिसाइड्स द रेट टू लेंड टू कमर्शियल बैंक, दैट इज बैंक रेट। अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा, ये हम पब्लिक को पैसा देगा, तो फिर ये जिस पैसे पे देगा वो बेस रेट हम बोल सकते हैं। तो पैसा सेंट्रल से बैंक कमर्शियल में आया, कमर्शियल से पब्लिक पे आया, तो ये जो है इधर लगती है बैंक रेट। अब बैंक रेट इन्फ्लुएंस करती है लैंडिंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, बिकॉज ज़्यादा में आपने पैसा लिया तो आप वो रेट आगे पास कर दोगे, आप ज़्यादा में ज़्यादा रेट लोगे पब्लिक से भी, तो ये इन्फ्लुएंस करती है कमर्शियल बैंक का भी लैंडिंग रेट को। हायर बैंक रेट से क्या होगा, हायर लैंडिंग रेट बाय द बैंक्स होगा, तो बैंक जो पैसा है वो हायर दिस लैंडिंग रेट पे देंगे। अब लिक्विडिटी कर्व करनी है तो दो सेंट्रल बैंक कैन रिजॉर्ट टू रेजिंग द बैंक रेट एंड वाइस वर्सा। अब सेंट्रल बैंक ने बोला आपको 100 रुपये चाहिए तो मैं इस पर 15% आपसे बैंक रेट लूंगा। अब पैसा मिलना महंगा हो गया ना, तो लिक्विडिटी कम हो गई, तो लिक्विडिटी कम करना है तो बैंक रेट बढ़ जाती है।
बैंक रेट बढ़ गई मतलब कमर्शियल बैंक HDFC को बड़े मुश्किल से पैसा मिल रहा है, तो इसके पास लिक्विडिटी कम हो गई, तो ये आगे भी बड़ी मुश्किल से पास करेगा, तो पब्लिक के पास भी लिक्विडिटी कम हो गई। बैंक रेट अगर कम हो गई मतलब HDFC को बड़े आसानी से पैसा मिल जाएगा RBI से, कम रेट पे 5% पे ही मिल गया, तो HDFC उस पैसा को आगे फॉरवर्ड कर देगा, पब्लिक को भी बड़े इजीली HDFC से पैसा मिल जाएगा। तो बैंक रेट अप जा रही है मतलब लिक्विडिटी को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक रेट कम जा रही है मतलब लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू कर्ब लिक्विडिटी सेंट्रल बैंक RBI रिजॉर्ट टू रेजिंग द बैंक रेट एंड वाइस वर्सा। ओके, सो दिस इज बैंक रेट। ऐसे करके ग्रेजुअली हम सारे कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन देख लेते हैं। ओके, so this is second question, parliamentary form of government, or IUCN red list is the first question. All right, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.